चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एस्बेस्टस किस प्रकार का पदार्थ है? तो एस्बेस्टस की बात हो रही है। धातु, प्लास्टिक, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज या कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला निर्मित पदार्थ। तो इसका आंसर होगा नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मिनरल। ठीक है, सी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 6 सिलिकेट से मिलके बना होता है जिनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये जनरली डिवाइडेड इनटू, ये छोड़ें, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंट टू हीट होता है, कोरोजन का से भी रेजिस्टेंट होता है, और नॉन फ्लैमेबल होता है, वेरी हाई टेम्परेचर झेल सकता है, और एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं और ड्यूरेबल होता है। गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। एंड बाकी रिक्वायरमेंट हमारी कहाँ से पूरी होती है? रसिया, कजाकिस्तान, ब्राज़ील और चाइना में पाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान NCMEI। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट। तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसमें आंसर गलत दिया था। इसका आंसर होगा 30A, आर्टिकल 31 क्लॉज 1। तो ये कौन से एक्ट से आया था? 2004 में आया था ये इंस्टीट्यूशन, राइट। और ये एडवाइजरी फंक्शन, एजुकेटिंग फंक्शन और रिकमेंडेशन वाला फंक्शन भी करता है। तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी कह सकते हैं इसको। और एक और चीज़ कि आर्टिकल जो 30 है हमारा ना, ये रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करता है, पर डिफ़ाइन नहीं करता। ये क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 30 डिफ़ाइन नहीं करता है रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हाल ही में सरदार उधम सिंह की जयंती मनाई गई है, किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे HSRA से। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, राइट। तो उसमें माइकल ओ डायर, जनरल डायर था ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। तो उसको इन्होंने मारा था लंदन जाके 1940 में। तो वहाँ पे उनको फांसी हुई थी लंदन में ही। 1940 में इनको फांसी हो गई थी। ठीक है, तो ये सरदार उधम सिंह HSRA के मेंबर थे, HSRA का। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने की मंजूरी दी है? तो मंजूरी अभी दी है, दुनिया का सबसे बड़ा बनाएगा। तो ये काफ़ी इजी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ऑप्शन देख लें। इसका आंसर हो जाएगा A, इंडियाज़ एक्सपोर्ट, ये रहा, इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर द सेल्फ सस्टेन ग्रोथ। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बुक है। नेक्स्ट, मलेरिया के उन्मूलन में किस वर्ष तक स्वदेशी मामलों को शून्य करने का लक्ष्य भारत द्वारा रखा गया है? तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि स्वदेशी मामलों की बात हो रही है। ठीक है, एलिमिनेशन, पूरी तरह से एलिमिनेट करने की अगर बात हो तो 2030 होगा। और अगर 0 इंडिजीनियस केसेस हो, मतलब भारत से केसेस को ख़त्म करने की बात हो, तो 2027 लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा 2027। नेक्स्ट है रीढ़ की बात की गई है। तो रीढ़ में वृद्धि का कार्य का क्या अर्थ है? अगर रीढ़ में वृद्धि हो तो वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये अगर बढ़े तो क्या होता है? इसका आंसर होगा देश की मुद्रा में वास्तविक रूप से मूल्य वृद्धि होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, 2 टर्म्स होते हैं, नीर और रीढ़। तो पहले नीर समझते हैं। तो नीर क्या होता है? ये दोनों क्या है ना, दोनों इंडेक्स नंबर है। ये देखिए, वेटेड ज्योमेट्रिकल मीन एवरेज और बायोलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जो 6 करेंसीज होती है ना फॉरेन की, ये यूरो हो गया, डॉलर हो गया, यूके का हो गया, जापान, चाइना, हांगकांग से देखते हैं, 6 करेंसी से कंपेयर करते हैं। तो उनके रिलेटिव वैल्यू से अपने करेंसी को कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम नीर कहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ग्लिच है कि इन्फ्लेशन को इसमें इंक्लूड नहीं रखते हैं नीर में, नेशनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में।
ठीक है। लेकिन रियल में ना इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, ये ध्यान देने की बात है, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, ठीक। और ये भी वही है, बट इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है। एंड और क्या, हाँ, अगर नीड इंक्रीज़ हो ना, नीड अगर बढ़े तो क्या होता है, रुपए की वैल्यू एप्रिसिएट होती है, मतलब रुपया ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। और नीड अगर डिक्रीज़ हो तो रुपया क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है। और एक चीज़, ये जब रीड इंक्रीज़ होता है ना, रीड जब इंक्रीज़ होता है, एक मिनट, जब इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा और इंपोर्ट अपना चीपर हो जाएगा। तो इसमें भी यही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बस इन्फ्लेशन थोड़ा एडजस्ट रहता है और ये मोर एक्यूरेट रहता है रीड वाला, राइट। दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो जल्लीकट्टू कहाँ से रिलेटेड है, सॉरी पॉज करना भूल गए थे, तमिलनाडु से, ठीक है, जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे एक शोध के अनुसार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होने वाली परिवर्तन किससे जुड़े हैं, ठीक है। तो किससे जुड़े हैं, जैविक उम्र से। ये आई थिंक गलत लिखा है, माइटोकॉन्ड्रियल होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पीएम अभीम योजना के उद्देश्य में से एक क्या नहीं है, ठीक है। तो पीएम अभीम कब आया था, अक्टूबर 2021 में आया था। इसका फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। ये स्ट्रेंथन करेगा, क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी हॉस्पिटल्स के, ठीक है। मतलब जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे ना, उसको स्ट्रेंथन करेगा ये। तो इसमें देखते हैं, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना, बी भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, या संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना। तो देखिए, इसके नाम का अगर फुल फॉर्म पता होगा तो इसका आंसर पता चल जाएगा। इसमें से क्या नहीं है पूछा है, इसका आंसर होगा जलवायु। जलवायु का कुछ लेना देना नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल्स यानी आपका जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, हेल्थ, उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे जेनकास्ट एआई किसके द्वारा विकसित किया गया है, जेनकास्ट एआई तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, नासा, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल द्वारा, ठीक है, जेनकास्ट एआई। तो ये क्या करेगा, मशीन लर्निंग वेदर प्रिडिक्शन मॉडल है, ठीक है, ट्रेंड ऑन 4 डिकेड ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, 40 साल के हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। टेम्परेचर बताएगा, प्रेशर बताएगा, ह्यूमिडिटी बताएगा, विंड स्पीड और आपका सरफेस स्पीड बताएगा, विंड का मतलब, ठीक है। तो ये बताएगा, जेनकास्ट एआई वेदर फोरकास्टिंग करेगा। 2023-24 में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाओं की सूचना में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लगी थी अग्नि, ठीक है। 2023-24 में सबसे ज़्यादा आग कहाँ लगी थी, किस स्टेट में, वनों में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गोवा, कर्नाटका। इसका आंसर होगा उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आगे लगी थी। देख लेते हैं फायर पॉन्ड स्टेट कौन कौन से हैं भारत में, ठीक है, जहाँ पे आग लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं
जहाँ पे इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में बहुत आग लगती है, इधर नीचे साइड में, ठीक है। और ये फॉरेस्ट फायर पॉइंट डेटा है, उसका मैप है। और अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर 2001 से 2023 के डेटा को देखेंगे तो रसिया में सबसे ज़्यादा लगी थी, स्पेशली साइबेरिया में, और कनाडा में, फिर ब्राज़ील में, राइट। अपने यहाँ उत्तराखंड में ज़्यादा लगती है, ऐसे उधर मेघालय वगैरह में भी नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत लगती है। चलिए, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक 55th बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 21 दिसंबर 2024 को हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। जीएसटी परिषद का, जीएसटी काउंसिल का 55वां बैठक। तो चेयरपर्सन इसका कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अभी अपनी श्रीमती निर्मला सीतारमन। और जीएसटी काउंसिल किसके तहत बनता है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 279A, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया कहते हैं, राइट। और ये सितंबर 2016 से लागू हुआ था जीएसटी काउंसिल, और इसमें 33 मेंबर कुल होते हैं, ठीक है। 2 सेंटर से होते हैं, 31 राज्यों से होते हैं, 28 सीधे स्टेट से, और 3 यूटी विद लेजिस्लेचर से, ठीक। ऐसे आ सकता है कि पीएम इसके मेंबर होते हैं, तो पीएम मेंबर नहीं होते, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, ठीक। एंड कौन से बिल से आया था, ये भी आ सकता है। तो 122वां बिल था, 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। और ये जब एक्ट बना तो कौन सा एक्ट बना? 101 एक्ट, ठीक है। 101 एक्ट से आया था, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, जीएसटी ये काउंसिल का डेट है, ठीक है। जीएसटी एज सच इम्प्लीमेंट हुआ था अपना जुलाई 1, 2017 में, ये ध्यान रहे, मतलब 101 एक्ट आने के बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ था जुलाई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारागार अधिनियम 1894 का स्थान किसने ले लिया? यानी प्रिजन एक्ट 1894 का स्थान, मतलब ये रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो ये जब एक्ट आया था ना, काफ़ी पहले का, देखें 1894 में आया था, तो इस समय इसमें ना कोई प्रोविज़न नहीं था रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन वगैरह का, तो बहुत ही ओल्ड फैशन था। अभी जो आया है नया वाला, उसको कहते हैं मॉडल कारागार अधिनियम 2023, यानी मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 उसका नाम है, ठीक। ऑप्शन होगा बी। इसमें क्या क्या ऐसा है? तो पनिशमेंट फॉर प्रिजनर और जेल स्टाफ, अगर वो कोई भी चीज़ उल्लंघन करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड आइटम हो उसका फॉलो नहीं करते हैं, जैसे फ़ोन का यूज़ ही हो गया ना, तो वो प्रतिबंध है, तो उनको सज़ा हो सकती है, पनिश हो सकता है वो। दूसरा कि असेसमेंट होगा प्रॉपर टाइमिंग पे, सेग्रीगेशन होगा प्रिजनर्स का, कि कौन कैसा है, ज़्यादा जंगली है तो उसको अलग कर दो, ऐसा करके। ओपन एंड इसमें ओपन और सेमी ओपन जेल का भी प्रावधान है, ठीक है। और हाई सिक्योरिटी जेल होंगे। कुल मिला के जेलों को थोड़ा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, और ये दिया गया। इवन पुलिस रिफॉर्मेशन की भी काफ़ी ज़रूरत है भारत में। और एक और चीज़ कि प्रिजन है ना, किस लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट में, यूनियन में, स्टेट में? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टेट में आता है प्रिजन, पुलिस अपना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जारी किए गए 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट में आंतरिक प्रवास के बदलते पैटर्न पर प्रकाश डाला गया है? तो 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट, आंतरिक प्रवास यानी डोमेस्टिक माइग्रेशन की बात हो रही है। तो 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट का नाम था, और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा नीति योजना, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, या फिर श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट। तो इसका आंसर है सी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, EAC PM की रिपोर्ट में डाला गया था। मतलब उसका नाम था, एक रिपोर्ट था, उसका नाम था 400 मिलियन ड्रीम्स, जिसमें डोमेस्टिक माइग्रेशन की बात की गई थी। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, EAC PM रिलीज्ड अ वर्किंग पेपर ऑन डोमेस्टिक माइग्रेशन, ठीक है। इसमें बोला गया था कि 40 लगभग 12% डिक्रीज़ हुआ है जो भी डोमेस्टिक माइग्रेशन हुआ था ना, जैसे वेस्ट बंगाल से जो यूपी के लोग वेस्ट जाते थे, सपोज़ गुजरात जाते थे, तो ये जो डोमेस्टिक माइग्रेट करते थे लोग, तो इसमें डिक्रीज़ हुआ है करीब 12% का, दैट इज़ 40 करोड़,
लोग। तो ये क्यों हुआ है, तो इसका रीज़न इसमें दिया गया कि काफ़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होगा स्टेट में अपने ही, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जैसे आपका पीएम मुद्रा योजना, ठीक है, इसकी वजह से मतलब उसमें रीज़न दिया गया था रिपोर्ट में, तो पीएम मुद्रा योजना भी एक कारण है। फिर ग्राम सड़क योजना जो है वो भी, फिर आरोग्य योजना जो पीएमजे योजना है ये भी एक कारण है। तो ये तीनों का मेंशन था, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, राइट। और वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है माइग्रेशन को, मतलब यहाँ पे लोग जाना चाहते हैं काम करने। सॉरी, पॉज करना बार बार भूल जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2024 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुँच, राइट, बी। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है 2024। देखिए इसका थीम है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस।